let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India Today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? एक देश को भीड़ में बदलने के लिए क्या चाहिए? एक करिश्माई चेहरा, एक चमचमाती तस्वीर और एक सुनहरा ख्वाब। बातें बेशुमार, कुछ लोगों का प्यार और ढेर सारा पीआर। तो क्या हुआ कि अगर तस्वीर फोटोशॉप्ड हो या जबरदस्ती खिंचवाई हो, गोल्डन ड्रीम्स बस कॉर्पोरेट के प्योर हो, बातें सारी टेलीप्रॉम्प्टर वाली, एंड प्यार इज बॉर्न आउट ऑफ नफरत फॉर द अदर। दुनिया के हर डिक्टेटर और फैसिस्ट के पीछे होती है एक आइडियोलॉजी, एक कैडर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक नफरती चेहरा जो आपको एक कम्युनिटी से डराए, मुद्दों से भटकाए और खुद गद्दी पे बैठ जाए। फैसिज्म के लिए चाहिए होता है एक लार्जर देन लाइफ मसीहा, एक नॉन बायोलॉजिकल शख्स जो पैदा नहीं हुआ है, उसे भेजा गया है। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, तो मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मैं कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar पुरुष। ऐसा मसीहा आपको उस खतरे से बचाता है जो खतरा है ही नहीं, जैसे हमारे केस में इंडियन मुसलमान हमारे लिए उतना ही खतरा है जितना एक गोभी संतरा है। ये मसीहा अचानक सामने नहीं आता, इन्हें बनाया जाता है। जनहित में जारी के इस एपिसोड में बात करेंगे कैसे बनाया गया था ब्रांड मोदी। दो 2002 के एंटी मुस्लिम दंगों के बाद मोदी जी का देश विदेश में जमकर क्रिटिसिज्म हुआ। Answer the question here. What if tomorrow if there's 20% development in Gujarat, can it diminish the sense of outrage and injustice that most riot victims still feel? In that context, as a politically astute man, why doesn't Narendra Modi come and say, I am really sorry for what happened? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'm not agree with your analysis. I'm not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. कुछ शरीफ लोग सरप्राइज थे कि ऐसे स्टिग्मा के बाद मोदी जी इतने बड़े नेशनल लीडर कैसे बन गए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि मोदी जी इस स्टिग्मा के बावजूद नहीं, इस स्टिग्मा की वजह से पॉपुलर हुए हैं। नॉट डिस्पाइट बट बिकॉज ऑफ इट। जब मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि ये है बुचर ऑफ गुजरात, तो देश के हिंदूवादियों ने कहा हाँ तो फिर यही तो चाहिए हमें। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये देश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मास सपोर्ट जमा करने के लिए 2014 से पहले सिर्फ एंटी मुस्लिम होना काफी नहीं था। एक चीज और भी चाहिए थी, एक पोलराइजिंग आउटसाइडर को मार्केट का डोमिनेंट सुपर हीरो बना दो। पॉलिटिकल साइंस में इसे ब्रांड पॉपुलिज्म बोला जाता है। कंज्यूमर मार्केटिंग की ट्रिक्स और उसके साथ नफरत का पंच, कॉकटेल रेडी। आई एम अ ब्रांड। जब एक लीडर खुद ही ब्रांड बन जाता है तो पॉलिसी और परफॉर्मेंस वोटर्स के लिए सेकेंडरी हो जाता है। जब एक एक्टर स्टार बन जाता है तो पिक्चर की कहानी के कोई ज्यादा मायने नहीं होते, बस एक्टर की एंट्री, उसका डांस और क्लाइमैक्स। जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वैसे ही यहाँ होती है रेपुटेशन लॉन्ड्रिंग। एक विलन टाइप इमेज को मॉडिफाई करके एक नया हीरो बनाया जाता है। मिथ मेकिंग के माध्यम से पॉलिटिक्स एक ऐसा कंटेंट बन जाता है जो लोग बस कंज्यूम करते हैं पर उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। अब वोटर्स असल में डिसीजन मेकर्स नहीं रहे, बस स्पेक्टेटर्स बन गए हैं जो ये पॉलिटिकल सर्कस देखते हैं और बस मजे लेते हैं। कभी रील्स में और कभी RW अंकल के मैसेजेस में, या तो रात को 9 बजे हर न्यूज चैनल के सामने। पर इस तमाशे की शुरुआत कहाँ से हुई? इस पप्पू का पापा कौन है? Who's your daddy? I don't know. 2006 में एक अमेरिकन लॉबिंग जायंट चुपचाप इंडिया में एंटर करता है और 3 साल तक लो प्रोफाइल रखता है। इनका सोल एजेंडा ब्रांड मोदी को बिल्ड करना। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने इमेज मेकिंग में महारत हासिल किया था। ये पॉलिसी मेकर्स के साथ लॉबी करते थे,
फेवरेबल न्यूज़ आर्टिकल्स प्लांट करते थे और अपने क्लाइंट के लिए एक्सपर्ट्स के नाम से पॉजिटिव ओपिनियन पीसेस भी मीडिया में पब्लिश कराते थे। आज और 2014 के पहले में फ़र्क सिर्फ ये है कि आज ये पूरा काम खुल्लम खुल्ला होता है। Thanks to the two big gifts by the two big ends of नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वैसे इनके एक और क्लाइंट थे नाइजीरियन डिक्टेटर सनी अबचा। उसकी मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स के मार्टिन कॉफमैन ने लिखा, जिस दौर में ब्रूटैलिटी आम थी उस दौर में आबचा ब्रूटैलिटी की मशाल था। इंडिया में इन्हें टास्क दिया गया था कि मोदी जी को 2002 की नेगेटिव पब्लिसिटी से निकालकर एक पॉजिटिव स्पिन दिया जाए, एक प्रो कॉर्पोरेट प्रो डेवलपमेंट लीडर के इमेज में प्रोजेक्ट करे। नायक के अमरीश पुरी से नायक का अनिल कपूर। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इस इमेज मेकओवर का काम शुरू होता है वाइब्रेंट गुजरात को प्रमोट करने से। हमें ये बताया गया कि गुजरात देश का सबसे डेवलप स्टेट है। मोदी जी ने गुजरात को उतना ही वाइब्रेंट बनाया जितना आरएसएस ने देश को अंग्रेजों के खिलाफ आजाद कराया। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जिसे विश्व गुरु बनाना था उसे कोई यूरोप और यूएस का वीजा भी नहीं दे रहा था, लेकिन यह मैसिव पीआर कैंपेन की वजह से मोदी जी का जो फॉरेन विजिट्स पर बैन था वो भी हट गया और धीरे धीरे सो कॉल्ड गुजरात मॉडल देश को बेचा गया और मोदी जी की इमेज को विकास पुरुष के रूप में पेश किया गया। मैसेजिंग क्लियर थी, मोदी को एक प्रो रिफॉर्म प्रो मार्केट एक डिसाइसिव रूलर दिखाओ जो सब समस्या हल कर देंगे। पेट्रोल सस्ता कर देंगे, रुपया चढ़ेगा, नौकरियां आएंगी। शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। मोदी जी को एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह पेश किया गया जिस पर कॉर्पोरेट्स बेट कर सकते थे। ये वही टाइम था जब कॉर्पोरेट मीडिया स्पेस में पेड न्यूज और करप्ट प्रैक्टिसेस काफी आम हो चुके थे। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल ओपनली पैसा लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करते थे किसी इंडिविजुअल कॉर्पोरेट या इलेक्शन कैंडिडेट के फेवर में, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट को डिस्गाइज कर देते थे एज न्यूज। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट प्रलंजय गुहा ठाकुर था लिखते हैं कि आइडेंटिकल आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स और हेडलाइन के साथ एक ही आर्टिकल एक ही समय पर अलग अलग पब्लिशर्स ने पब्लिश किए, अलग अलग ऑथर्स के बायलाइन के साथ एक ही कंटेंट। और सीनियर जर्नलिस्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को कंप्लेंट्स तक लॉन्च किए। लेकिन चीजें अभी और खराब होने वाली थी। अगर हम 11 साल पहले की मीडिया कवरेज देखें तो हमें ब्रांड मोदी फुल एक्शन में दिखता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 2014 जून में लिखता है कि जर्मन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर सीमेंस नई सरकार पे अपनी उम्मीद लगा रहा है। आर्टिकल में लिखता है कि स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री मोदी जी देश की इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस को क्लियर करेंगे और डिसीजन मेकिंग को फास्ट करेंगे। एक बोर्ड मेंबर ने कहा कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम नई गवर्नमेंट को काफी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। 2014 इलेक्शंस के रन अप में मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाया गया। कॉर्पोरेट्स क्लियरली वेट कर रहे थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो उसके फल खाए। 2014 के आसपास एक शब्द बहुत सुनाई देता था, पॉलिसी पैरालिसिस। मनमोहन सिंह की सरकार पर बीजेपी ने हर तरफ से हमला किया। बीजेपी ने कहा कि इस पॉलिसी पैरालिसिस ने इंडिया को एक स्टैगफ्लेशन की ओर धकेल दिया है। इधर उधर से भाड़े के एक्सपर्ट्स निकल के आ रहे थे इंटरव्यू देने कि इकोनॉमी स्लो हो गई है, देश को चाहिए रिफॉर्म्स और बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स, और इसके लिए जरूरी है मनमोहन सिंह के पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकलना। हिंट क्लियर था, कॉर्पोरेट्स का इशारा था कि वक्त आ गया है कि एक तेज भागने वाले घोड़े पे पैसे लगाए जाए, जो देश के आम लोगों के लिए ब्लाइंडर्स लगा के बस कॉर्पोरेट्स के लिए सीधा भागते रहे। खैर वो अलग बात है, घोड़ा तेज तो भागा पर बस अपने विदेशी ट्रिप्स की ओर। मोदी जी तो खैर खरगोश हो लिए, पर इकोनॉमी कछुए की तरह रेंगने लगी। तुम्हारी क्या खरगोशी है भाई? बात पैरालिसिस की हो रही थी पर इकोनॉमी कोमा में चली गई। ए आनंद भाई सुनना, तेरा दिल क्या मस्त धक धक कर रहा है। ये लो सुनो। यही आज की रियलिटी है। इलेक्शंस के महीनों पहले ही अंदाजा लग गया था कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और पावर सेक्टर के स्टॉक्स
ऊपर जाएंगे अगर मोदी जी जीत गए तो। ये बात फैल गई कि डिसाइसिव लीडरशिप ही इंडिया के लिए एकमात्र सलूशन है। व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे फॉरवर्ड्स आने लग गए कि मोदी जी डिसीजन पहले लेते हैं, उसे सही बाद में करते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। झटपट डिसीजन से नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसे डिसीजन निकलते हैं। कुछ दिन के तो बाद ये नहीं चलेगा तो काला दिन भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, छुट्टा नहीं है, कितनी बार बोलूं? कोई बात नहीं भाई, लेकिन देश तो सुधर रहा है ना। इन 3 इंसिडेंट से हम समझ सकते हैं कि ब्रांड मोदी कितनी पावरफुली लोगों तक पहुंचाया गया। 2017 में 4 घंटे के नोटिस में 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो गए। लोग दिन रात बैंकों की लाइन में खड़े रहे, नुकसान उठाया, भूखे रहे हैं। लेकिन 2019 में मोदी जी को और बड़ी मेजॉरिटी से फिर से जिताया। मीडिया हर चीज को एक जंग के हिसाब से फ्रेम करता है और जंग में हमेशा डैमेज होता है, लॉसेस और पर्सनल सैक्रिफाइस। ये बात लोगों के दिमाग में डाली गई कि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एक विकसित देश चाहिए तो थोड़ा आपको भी झेलना पड़ेगा। और मोदी जी एक ऐसे वॉरियर है जो हमेशा लड़ रहे हैं देश के लिए। वॉरियर की इमेज, वॉर की इमेजरी सब बहुत ही बारीकी से बनाया गया। वॉर टाइम में तो चर्चिल जैसे नेता भी जस्टिफाई हो जाते हैं, और फिर क्या, उसके बाद फिल्म बनाओ और ऑस्कर भी जीतो। यहाँ कोई वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा था और मोदी जी पे बनी बायोपिक वाली फिल्म भी नहीं चली। लेकिन फिर भी कोई एक्टर मोदी जी के लेवल की एक्टिंग तो मैच नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। जहाँ कोई बड़ा बवाल हुआ, मोदी जी एकदम रिबेल किड बन जाते हैं। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। अब इतने सब के बाद लोगों से यही उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने पर्सनल लॉसेस के बावजूद भी मोदी जी को पूरी तरह सपोर्ट करे, वरना फिर तमिलनाडु शिफ्ट होने के लिए तैयारी कर ले। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? जब पॉलिटिक्स को वॉर की तरह फ्रेम किया जाता है तो फिर कुछ सही गलत नहीं रहता। तो फिर इस वॉर में हॉर्स ट्रेडिंग को चाणक्य नीति बताया जाता है, फेक डिग्री को प्रिवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू बताया जाता है, झूठ एक टैक्टिक बन जाता है और धोखा एक स्ट्रैटेजी। और इन सब के बीच पब्लिक क्या बनती है या क्या बना दी जाती है, ये आपको योगी जी बताएंगे। लोग पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को मोरालिटी और एथिक्स से नहीं देखते। वॉर में बस एक चीज मैटर करती है, वो है जीतना, चाहे जितना भी पर्सनल कॉस्ट आपको क्यों ना उठाना पड़े। पर इस जंग की तैयारी तो काफी टाइम से चल रही थी। इस फिल्म में हीरो को बड़ा बताना बहुत जरूरी है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है, जो 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। और इसके लिए विलेन को भी पावरफुल और क्रूअल दिखाना पड़ेगा। और यहाँ एंट्री होती है अन्ना की। स्लोगन चलता है, अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी है। मुझसे पूछो तो अन्ना नहीं आंधी है, देश का नया गांधी। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब अन्ना की आंधी अंधी हो गई, तब पता चलता है कि ये फर्जी गांधी कोई नमक सत्याग्रह नहीं कर रहा था, पर किसी और का नमक खा के किसी और के लिए सत्ता की मांग कर रहा था। मोहन भागवत 2011 के अपने बयान में कहते हैं कि आरएसएस नेशनल इंटरेस्ट में हुए एजिटेशंस में तो हमेशा से ही पार्ट लेता था, और अन्ना का मूवमेंट देश हित में ऐसा ही एक मूवमेंट था। और कॉर्पोरेट की बैकिंग बड़ी तगड़ी थी। एक डिसग्रंटल यूथ था जो तंग आ गया था स्कैम्स और करप्शन से, और ये यूथ चाहता था एक चेंज। 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोलगेट स्कैम। उस जमाने में मीडिया चलो ये तो नहीं पूछता था कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, काट के या चूस के। तो अन्ना के मूवमेंट ने अच्छों को कन्विंस कर लिया था कि सिस्टम चेंज हो रहा है और देश में क्रांति की लहर है। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। और उसके वजह से हम लोग सब बह गए थे उस दौर में।
चंद्रमोहन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के एक नेशनल कमेटी मेंबर का बयान काफी रिवीलिंग है। वो कहते हैं कि जो एक्टिविस्ट ये मूवमेंट में शामिल हुए थे उनको बिल्कुल पता नहीं था कि ये मूवमेंट के पीछे आरएसएस और राइट विंग की बैकिंग थी। वो एक्टिविस्ट क्लेम करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पर्दे के पीछे ये मूवमेंट कौन चला रहा था। अब देखिए वो बयान जहां आरएसएस ने अपनी हाफ पैंट आर्मी को अन्ना हजारे के मूवमेंट में इंटीग्रेट करने की सीधा सीधा बात कह दी। संघ के जनरल सेक्रेटरी सुरेश भैया जोशी ने ऑफिशियली ये कहा कि संघ ने अपने मार्च 2011 के नेशनल डेलीगेट कन्वेंशन में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके द्वारा स्वयंसेवक इन सभी मूवमेंट्स में कंस्ट्रक्टिवली हिस्सा लेंगे। संघ का भगवा काफी नहीं था तो बाबा रामदेव भी आ गए धर्म का चोला पहनकर, आग फड़फड़ाते हुए करप्शन के अगेंस्ट धर्म युद्ध छेड़ने। बाबा ने पहले तो भूमिका बांधी कि इंडियन नेशनल्स का करीब 400 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, जिनमें से 300 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में बंद है। बाबा और अन्ना दोनों लग गए अपनी अपनी जंग में। बाबा ने ब्लैक मनी को अपना एजेंडा बनाया, वही 15 लाख जो हम सबके अकाउंट में आना था। खैर अब तो काफी कुछ बदल गया है। मोटा भाई खुद ही इसको एक जुमला बता चुके हैं। बाबा जी अब पैसों की बात मीडिया के आगे बिल्कुल नहीं करते। काले धन को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अब खुद कैमरे के सामने काले धन को लेकर बात करते पकड़े गए हैं। राजस्थान के अलवर में बीजेपी उम्मीदवार महंत चांदरात ने जब पैसों के लेन देन को लेकर रामदेव से बात की तो रामदेव ने उन्हें कैमरे के सामने चुप रहने को कहा। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। मत करो, और अन्ना जी ने इस पर क्या कहा? उन्होंने माना कि 2014 में बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि उनका एजिटेशन लोकपाल के लिए था, लेकिन इसका फायदा उठाकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही सत्ता में आ गए और अब अन्ना उन लोगों पर भरोसा नहीं करते। खैर अन्ना के लिए हम भी यही कहते हैं। लेकिन जिस कॉर्पोरेट मीडिया ने फुटेज दिखा दिखा कर मूवमेंट को खड़ा किया था, आज वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना अन्ना में, ना एंटी करप्शन में, ना ही ब्लैक मनी में, ना ही लोकपाल में। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। सबने अपना अपना भेस बदल लिया है। अब तो चाहे कोविड में लोग सांस को तरस जाए या नदी के किनारों पर लाशों का गांव बस जाए, कोई कुछ नहीं कहता। अब देखते हैं कि ये महामानव और जिसको एक मसीहा की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जब एक्चुअली भारत में महामारी आई तो इसने किया क्या। कई एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि कोविड में खास करके उसकी सेकेंड वेव में प्रॉपर तैयारी और मैनेजमेंट से कहीं जाने बच सकती थी। हमारे पास एक सेंट्रल या स्टेट हेल्पलाइन भी नहीं था जिससे हम बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की इंक्वायरी कर सके। हमें वाकई आत्मनिर्भर होने के लिए छोड़ दिया गया था। ये आए थे मसीहा बनकर, पर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगाकर चल दिए। एक्चुअली इनका फोटो तो लगना चाहिए था उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर। इस मिसमैनेजमेंट से लोगों ने अपने करीबियों को अचानक खो दिया। लेकिन इसमें से फिर कई लोगों ने मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। ये सब नतीजा था ब्रांड मोदी के बनाने का और मीडिया का सही रिपोर्ट ना करके ध्यान भटकाने का। लॉकडाउन के बीच एक दिन मोदी जी देश को एड्रेस करने आया। सबको लगा कोई रिलीफ अनाउंसमेंट करने आए हैं, लेकिन वो बस रैंडम कहानियां सुनाने लगे। हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। फॉर सम रीजन उन्होंने बताया कि कैसे भारत एक सोने की चिड़िया थी, फिर वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया और आज जाकर देश विकास की तरफ फाइनली बढ़ रहा है। गौर से सुनिए तो पता चलता है कि ये डॉग विसल है। और इसी दौर में सारे टीवी चैनल तबलीगी जमात को कोरोना का कारण बताने लगे। इस आफत का नाम है तबलीगी जमात। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इस जमात का हेडक्वार्टर भारत में कोरोना विस्फोट का एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। यहां से निकले कोरोना के मानव बॉम्ब पूरे देश में फैल चुके हैं। इस एड्रेस में उन्होंने एक और कहानी सुनाई, कच्छ 2001 के भूकंप की और कैसे वो इस आपदा से उभरे। इंटरेस्टिंगली ये इंसिडेंट मोदी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और ब्रांड मोदी के लिए इसे समझना जरूरी है। इसी के बाद केशुभाई पटेल को हटाकर मोदी जी को सीएम बनाया गया। अगर अभी भी आपको कोई नौकरी नहीं मिली है तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए। मोदी जी भी पहली बार कोई पोस्ट पर 51 इयर्स की उम्र पे आए तो उनके राह पर चलते रहिए, पकोड़े तलते रहिए, लाठी घुमाते रहिए, माइनॉरिटी पर चिल्लाते रहिए, आपका भी नंबर आ जाएगा। हर इलेक्शन
में गोदी मीडिया हमें बताता है कि मोदी वेव है, चाहे वो किसी म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन पहली बार सीएम बनने तक मोदी जी ने अपनी जिंदगी में एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, यूनिवर्सिटी का भी नहीं, ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। उन्हें 2001 में बिना कोई इलेक्शन लड़े सीधा सीएम की चेयर पर बिठाया गया। 2002 में गुजरात के दंगे हुए और उसके बाद मोदी जी जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं हारे। 2003 में दंगों के एक साल बाद पहली बार मोदी जी ने अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात का समिट ऑर्गेनाइज किया और इस मौके पर कॉर्पोरेट इंडिया के कई बड़े नाम हाजिरी देने पहुंचे, जिनमें से सबसे प्रोमिनेंट थे रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी। उसके 4 महीने बाद रतन टाटा भी अहमदाबाद पहुंचे एक सेरेमनी के लिए और कहा कि नरेंद्र मोदी विल बी वन ऑफ द ज्वेल्स इन इंडियाज क्राउन। नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम वाला स्पेल बेसिकली एक रिहर्सल था उनके पीएम बनने के लिए। इनका सरकार चलाने का गुजरात मॉडल बाद में पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। काम करने का स्टाइल, कानून बदलने के तरीके, गवर्नेंस सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और आरएसएस को साइडलाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो सिर्फ उनकी तरफ लॉयल हो, ये पूरा उन्होंने पहले गुजरात में परफेक्ट किया। इसके अलावा अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना भी इम्पोर्टेंट था। इसी का हिस्सा था खुद को हिंदू हृदय सम्राट बनाना। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफरलॉट बताते हैं कैसे गुजरात राइट्स के बाद कम्युनल पोलराइजेशन को मोदी ने अपना हथियार बनाया। इसी स्ट्रेटेजी से उन्होंने बीजेपी के गिरते हुए वोट्स को रिवर्स किया और दिसंबर 2002 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी जीती। मोदी जी ने स्टेट में रूल ऑफ लॉ को डी इंस्टीट्यूशनलाइज किया, मतलब जो सिस्टम्स के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें वीकन करके अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाया। इस प्रोसेस में पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को तेज रफ्तार से सैफ्रनाइज किया गया। साथ ही संघ परिवार से जुड़े विजिलेंटे ग्रुप्स को उन्हें खुली छूट दे दी गई कि वो कानून के बाहर जाके अपने काम करें, जैसे मॉरल पुलिसिंग, कैंगरू कोर्ट्स चलाना और माइनॉरिटीज और इंटेलेक्चुअल्स को पनिश करना। और इससे उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपना एक पर्सनालिटी कल्ट। आखिर में उन्होंने एक क्रोनी इकोनॉमी बनाई, यानी जन्म दिया गोदी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिनको वो माला माल बनाते रहे और बदले में वही दोस्त उन्हें सत्ता में रहने के लिए मदद करते रहे। एक ऐसा मॉडल जिसमें मोदी को विकास पुरुष के नाम पे प्रोजेक्ट किया गया, पर है तो ये ऐसा पुरुष जो सिर्फ चंद कॉर्पोरेट्स का विकास कर रहा था, भले ही आम इंसान पीछे छूट जाए। गुजरात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 1 पर है और बच्चों में एनीमिया में भी उनका रैंक 1 है। मोदी जी के गुजरात में अमीर और अमीर बनते रहे और गरीब और गरीब। प्रधानमंत्री जी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? इसी विकास पुरुष और वाइब्रेंट गुजरात का मुखौटा पहन के वो पीएम की कुर्सी के दावेदार बने। इन सब से बनाया गया ब्रांड मोदी। एक वो भी दौर था जहाँ सोशली और पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नहीं आना चाहता था, लेकिन अब ये कॉर्पोरेट्स ना सिर्फ पास आए, मोदी जी को नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एंडोर्स भी किया। कॉर्पोरेट्स के साथ ये बॉन्ड वक्त के साथ और मजबूत होता गया। 2014 आते आते कॉर्पोरेट्स और अर्बन मिडिल क्लास ने कांग्रेस को करप्ट, डायनेस्टिक और इनएफिशिएंट बोला और यूपीए के राइट्स बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इररिस्पॉन्सिबल पॉपुलिज्म लेबल कर दिया। वैसे भी ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट लॉज, इन सब से कॉर्पोरेट्स को बहुत नुकसान होता है। जिस लीडर के दिल में इन सब के लिए सबसे कम जगह हो, उसकी जेब सबसे ज्यादा भारी हो जाती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर जोया हसन कहते हैं, कॉर्पोरेट्स और मीडिया ने डिसेंट को मैन्युफैक्चर किया और ब्रांड मोदी को अनक्वेश्चनेबली प्रमोट किया। गुजरात कार्नेज के लिंक्स डाउनप्ले किए गए और एक केयरफुली क्यूरेटेड पर्सनालिटी कल्ट बनाया गया। और कुछ लोग तो 2012-13 तक ही समझ गए थे कि मोदी पर बेट करना $1 बिलियन गेम होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने 2013 में लिखा था, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर कंपनीज मोदी के साथ क्लोज माने जाते हैं। मार्केट के हिसाब से मोदी जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिवाइवल पर फोकस करेंगे और ये ग्रुप्स डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे। लेकिन इसके रिटर्न में कॉर्पोरेट्स को मोदी को वो देना था जो वो 2002 से चाह रहे थे, मीडिया को मैनेज करने की पूरी एबिलिटी। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में मोदी ने मीडिया को मैनेज ना कर पाने को अपना सबसे बड़ा रिग्रेट बताया था। When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes.
one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. और हर बार की तरह यहाँ भी उनके दो दोस्त काम आए। पहला बड़ा मीडिया टेक ओवर हुआ नेटवर्क 18 का 27 मई 2014। एक अदरवाइज बोरिंग बोर्ड मीटिंग में राघव बेल एक बॉम्ब गिराते हैं, मैं क्विट कर रहा हूँ और रिलायंस टेक ओवर करना चाहता है। रिलायंस अनाउंस करता है कि वो 4000 करोड़ स्पेंड करेगा नेटवर्क 18 का पूरा कंट्रोल लेने के लिए। इंडिया के मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टेक ओवर। नेटवर्क 18 के पास CNBC, CNN IBN, TV18 और CNBC आवाज, वेबसाइट्स जैसे मनी कंट्रोल और फर्स्ट पोस्ट, प्रिंट मैगजीन, फोर्ब्स इंडिया और एंटरटेनमेंट चैनल थे। रिलायंस के दो मोटिव थे। पहला, अपने अगेंस्ट बैड प्रेस को बंद करना, स्पेशली गैस प्राइसिंग इशू पर, और दूसरा अपने 4G लॉन्च के लिए एक बड़ी कंटेंट फैक्ट्री क्रिएट करना। एक्चुअली रिलायंस ने अर्ली 2012 में ही नेटवर्क 18 के प्रमोटर ग्रुप में डिबेंचर्स खरीद लिए थे जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। तब बहल को क्रैश के बाद डेट क्राइसिस फेस करना पड़ा था, 1400 करोड़ रुपए तक का क्राइसिस। उन्होंने अंबानी से बेल आउट मांगा। रिलायंस ने इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के नाम से इन्वेस्टमेंट किया। एक आयरॉनिक नाम, क्योंकि कुछ ही सालों में टेक ओवर कंप्लीट हो गया और इंडियन मीडिया में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं बचा। इट्स लाइक अमित शाह को माइनॉरिटी अफेयर्स का ही मिनिस्टर बना दो। अगस्त 2014 तक कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी अपनी बात रख रहे थे। ट्राया ने एक पेपर पब्लिश किया, रिकमेंडेशंस ऑन मीडिया ओनरशिप। इसमें लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अगर कुछ ही एंटिटीज के पास मीडिया ओनरशिप होगी तो इसका मिसयूज होगा, मीडिया डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। आप ही सोचिए, अगर इंडिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी भी बन जाए तो डाइवर्सिटी तो गई तेल लेने। पी साईनाथ ने कहा कि मीडिया के पास पावर है हर ड्राइंग रूम में पहुंचने का। अगर नेटवर्क 18 रिलायंस ओन करता है तो केजी गैस डील जैसे इश्यूज पर सच कैसे रिपोर्ट होगा? जैसे जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिसेंटिंग वॉइसेस की जगह कम हो जाएगी। साईनाथ की ये बात आज एक हकीकत में बदल चुकी है। क्रिटिक्स को तब भी कंसर्न था कि कॉर्पोरेट टेकओवर मीडिया कवरेज को खराब कर देगा। 2016 तक ये टेकओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के फाइलिंग्स में दिखाया कि NDTV, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, न्यूज 24 और नेटवर्क 18 ये सब कर्ज लेके बैठे थे, यहाँ तो मुकेश अंबानी से या महेंद्र नाहटा से। वही महेंद्र नाहटा जो रिलायंस जियो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी है। और ये कैप्चर अभी तक खत्म नहीं हुआ था, हालत और बिगड़ने वाली थी। अगला बड़ा झटका था NDTV। इंडिया का लास्ट इंडिपेंडेंट टीवी ब्रॉडकास्टर अडानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। अडानी के 65% स्टेक लेने के बाद सीनियर जर्नलिस्ट का एक ग्रुप NDTV से एग्जिट ले लेता है। इसका मतलब सिंपल था, जर्नलिज्म में जो बची कुची डाइवर्सिटी थी वो भी खत्म हो गई। रवीश कुमार ने कहा कि अडानी कभी भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन प्रमोट नहीं करेगा। 99.9% इंडियन मीडिया मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करता है और बहुत बड़ी रकम खर्च करता है नफरत और झूठ फैलाने में। न्यूज रूम 2010 के बाद ही डार्कर और लाउडर होना शुरू हो चुके थे, पर अब डिसेंटर्स का विच हंट और PM के पर्सनालिटी कल्ट को प्रमोट करना नॉर्मल बन गया। इस कल्ट वर्शिप पे मोदी विक्टिम भी है और हीरो भी। मीडिया का ऐसा जादू जहाँ पे मोदी जी की चित भी और पट भी। जो भी नेगेटिव न्यूज हो या सेटबैक हो तो सब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बन जाता है। सोरोस, विदेशी शक्तियां, मतलब हर चीज एक इंटरनेशनल प्लॉट अगेंस्ट मोदी जी। ही इज अ विक्टिम ऑफ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। और ये कॉन्स्पिरेटर्स भी कहीं अपना सर खुजाते हुए सोचते होंगे कि हमने ये कब कर दिया। और जब कुछ पॉजिटिव होता है तो इसे विश्व गुरु नैरेटिव से जोड़ा जाता है। मतलब कभी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि दुनिया को है मोदी से प्यार, लेकिन हमसे कभी इतना जलते हैं लोग कि देश साजिश का शिकार। ये एक टिपिकल परसिक्यूटेड सेवियर प्लेबुक है। पहले करप्शन स्कैम्स जैसे बोफोर्स, 2G, कोलगेट इलेक्शंस के आउटकम को हिला देते थे। आज तो विधायक खरीदने वाला, जनता का मैंडेट करप्शन से पलट देने वाला चोर नहीं चाणक्य है। पहले बड़े बड़े स्टार्स बढ़ती महंगाई पर ट्वीट कर देते थे, लेकिन आज इकोनॉमिक इश्यूज वोट के लिए हार्डली इम्पैक्ट करते हैं। मीडिया ने अपना रोल डिस्ट्रैक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन का बना लिया है। कमल बिना हाथ के सहारे चल ही नहीं सकता। इसीलिए कहीं भी अगर कोई मुसीबत वाली बात है, इसमें ऑपोजिशन की चाल या विदेशी हाथ है। जो बचे कुचे मीडिया ग्रुप है जो मोदी जी पर सवाल कर भी दे तो उन पर सीधा रेड्स होती है और बीजेपी और सरकार के सभी एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर दिए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक ही चीज दिखाता है, मीडिया का कंप्लीट टेकओवर कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के फेवर में हुआ है।
आपने देखा कैसे ब्रांड मोदी को बनाया गया, लेकिन अब इस ब्रांड मोदी की अनब्रांडिंग भी शुरू हो गई है। उनके बर्थडे पर जितने न्यूज़पेपर में एड्स दिखे हैं, लग रहा है साहब थोड़ा इनसिक्योर हो गए हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा और धमाके से चलेगा। लेकिन इस प्रोपेगेंडा के रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस है। इन्हें देखकर तरस भी आता है। जब तक ये मॉब हार्मलेस है तब तक ठीक है, पर ऐसा है नहीं। बहुत सारे एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन हेट क्राइम्स जहां मोदी के नाम को लेकर लोगों को मारा गया। अगस्त 2023 में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाता है, अपने सीनियर को मारने के बाद ढूंढ कर 3 मुसलमानों को गोली से मार देता है। एक वायरल वीडियो में उसे बोलते सुना जा सकता है, ये सब पाकिस्तान से है, मीडिया यही दिखाती है। फिर उसने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट दो। हमने शुरुआत में बात की कि कैसे फैसिज्म के लिए एक मसीहा बनाया जाता है, लेकिन ये मसीहे की जरूरत एस्टैब्लिश करने के लिए एक विलन भी बनाया जाता है। यही वजह है कि मोदी भक्ति के साथ साथ इन चैनल्स ने पिछले 11 साल लगातार डेंजरस एंटी मुस्लिम हेट स्पीच दी और मॉब लिंचिंग्स की संख्या इंडिया में बढ़ती रही। मसाया और विलन भले ही फैब्रिकेटेड हो, आपके बच्चों का कातिल असली बनाया जा रहा है। किसी को मजबूर, किसी को आदमखोर बनाती है। नफरत फर्क नहीं करती, सबके बच्चों को खा जाती है।